केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से अपने बयान से एनडीए को असहज कर दिया है। साथ ही विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा देने का भी काम किया और मांझी ने यह दावा किया है कि हर एमपी एमएलए कमीशन लेता है। जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने एनडीए के साथ केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट में। मांझी का एक और विवादित बयान। मांझी का दावा, हर एमपी एमएलए लेता है कमीशन। सांसद विधायक फंड में मिलता है 10% कमीशन। हर एमपी एमएलए कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। मांझी के बयान पर बिहार में सियासी उबाल। आरजेडी और कांग्रेस का एनडीए पर हमला। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक की जो डबल इंजन की सरकार है, वहां कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से अपने विवादित बयान से एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। मांझी ने दावा किया है कि हर विधायक और सांसद कमीशन लेता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद और विधायक फंड में 10% कमीशन मिलता है। अब सुनिए जीतनराम मांझी ने आखिर क्या कहा है। हर एमपी एमएलए कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। गया जी में दिए मांझी के इस बयान से बिहार की सियासत में उबाल है। आरजेडी और कांग्रेस ने मांझी के बयान के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोल दिया। जिस मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा, अब मांझी के बयान के बाद विपक्ष कमीशन खोरी का आरोप लगा रहा। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने ये खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मांझी जी के इस बयान के बाद भी मोदी जी की आंखें खुलनी चाहिए। देखिए, ये एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चरम पर है। अब तो केंद्रीय मंत्री एनडीए के सहयोगी हैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सब लोग ले रहे हैं 10%, 5% भी लीजिए, नहीं दे रहा है 10%। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनसे कह रहे हैं, खुद केंद्र में मंत्री हैं। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना तक की जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। मांझी का बयान ने सहयोगी दलों को भी असहज कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा ने मांझी के बयान से किनारा कर लिया। मुझको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। गलत कहा है, आपत्तिजनक कहा है। सांसद विधायक निधि और कमीशन को लेकर जीतनराम मांझी जी द्वारा कही गई बातें उनकी व्यक्तिगत सोच और निजी राय है। भाजपा का इस प्रकार के किसी भी बयान या सोच से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती। माननीय जीतनराम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कभी शराबबंदी पर सवाल, कभी चुनाव में सेटिंग, तो कभी सांसद विधायक फंड में कमीशन की बात। लगातार अपने बयानों से जीतनराम मांझी विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं। हालांकि मांझी के इन बयानों को प्रेशर पॉलिटिक्स भी माना जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना।
देखिए, जीतनराम मांझी के बयान से कहीं न कहीं बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अश्मित, देखिए, जीतनराम मांझी ने कल भी जो बयान दिया उससे भी बवाल हुआ, वहीं आज भी जो बयान दिया उससे भी लगातार राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। और इस बार जो बयान दिया, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, एनडीए हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा आगे फ्रंट फुट पर रहती है कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। लेकिन जीतनराम मांझी ने जो बयान दिया कि हर एक विधायक और हर एक सांसद कमीशन लेता है, तो जाहिर सी बात है दाग तो लगेंगे और विपक्ष भी इसे पूरी तरीके से भुना रही है। क्या कुछ कहना है उनका? जीतनराम मांझी के बयान के बाद अंकिता, बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि जीतनराम मांझी अपने ही गठबंधन के अंदर अपने ही एमपी एमएलए पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे एमपी एमएलए हैं जो कमीशन लेते हैं और इस बात की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़ रहे हैं और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से प्रवक्ता निशांत मिश्रा जुड़ रहे हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बीजेपी से समझते हैं, क्योंकि जीतनराम मांझी आपके अलायंस के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी का इस तरह का बयान कि एमपी एमएलए कमीशन लेते हैं, ये कहां तक सच देखती है और कितना सही मानती है बीजेपी से? देखिए, लोकायुक्ति में कही गई बातें, और आपने देखा होगा कि जैसे लेखन की बहुत सारी विधियां होती हैं, चाहे पैराग्राफ राइटिंग की बात कर ले या फिर स्टोरी टेलिंग की बात कर ले या फिर विभिन्न शैलियों की बात कर ले, पिक्टोग्राफी की बात कर ले, वैसे ही बोलचाल की कई तरीके की भाषा शैली होती है और लोकायुक्ति में कही गई बातों का। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कहानियों को कहीं ना कहीं कहानियों की तरह चीजों में को परोसने का एक तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जब कोई व्यक्ति बातों को इंटरप्रेट करता है और विपक्ष पर प्रहार करता है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजों पर विपक्ष जो है वो एजेंडा बनाने का काम करता है और इस तरीके की हरकतें करता है। सुमित जी, सवाल तो तब उठ रहे हैं ना जब जीतनराम मांझी ने खुद फ्रंट फुट पर आकर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक कमीशन लेने की बात कही है, आपको लगता है कि एनडीए अलायंस में ऐसे एमपी एमएलए हैं जो घूस ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं? उन्होंने किसको कहा है ये समझना है। मैं बार बार कहता हूं, वो बुजुर्ग हैं, वो सीनियर हैं, वो सीनियर नेता हैं और सीनियर नेता जब लोकायुक्ति में और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जब चीजों को इंटरप्रेट करता है, तो उस दौरान वो जानबूझकर स्वयं को उस कहानी में रखता है ताकि उससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन विपक्षी तो समझते ही नहीं है। विपक्षियों पर कड़ा प्रहार, सीधा प्रहार उन्होंने किया। उन्होंने लालू जी के बारे में क्या कहा, ये बातें कोई चैनल नहीं दिखा रहा। उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या कहा, कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। और एजेंडा बनाने का काम विपक्ष लगातार कहीं से एक फोटो ले आया, कहीं से एक वीडियो ले आया और वायरल करने का काम कर रहा है। उन्होंने तो बांग्लादेश पर भी कहा कि बांग्लादेश का जो बंटवारा था और जिस तरीके से बांग्लादेश में सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा एक बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ। वहां की जो सेना थी, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान की सेना, उसने पूर्वी पाकिस्तान में जाके न जाने कितना बलात्कार किया होगा। और किसका किया? तो अपने ही मुसलमान भाइयों का किया। पंजाब के मुसलमान, खास करके पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के पंजाब के मुसलमान सैनिकों ने जाकर के पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान जो लोग थे, जो बांग्ला भाषी थे, उनके साथ बलात्कार किया, जिसके कारण एक बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन आपने देखा कि ये बंगाल में हो गया, जिस कारण से आज उसी के जो बच्चे हैं वही तो आज बड़ा होकर के उदंडता कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी से भी समझना होगा। निशांत जी, ये बताइए कि हम मान के चलते हैं कि चिराग पासवान भले ही एक अपना कोई बयान उदाहरण के तौर पे रख रहे हो, लेकिन इसके ठीक पहले उन्होंने कहा कि उनको अगर राज्यसभा की सीटें नहीं मिलती हैं तो अलग अपना झंडा लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को समझाया कि मंत्री पद छोड़ना भी पड़े तो वो छोड़ दें। एनडीए के अंदर सब चीज ठीक ठाक चल रहा है मांझी जी को लेकर?
देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मांझी जी ने इससे पहले भी इस तरीके की बयान दिए हुए हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो एनडीए में ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक बयान को लेकर है तो देखिए, इसमें अभी शशांक जी बता ही रहे थे आपको सारी चीजों को डिटेल में। और ये मांझी जी का बयान है, वो काफी अनुभवी नेता हैं और उनके पास काफी लंबा अनुभव भी है सरकार में रहने का। तो ऐसी बयान होते रहती है, लेकिन मांझी जी गठबंधन में रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल तो तब उठते हैं जब हमने कभी किसी ऐसे एनडीए के प्रमुख नेताओं को आगे आकर फ्रंट फुट पर आकर बोलते नहीं सुना है जितना मांझी खुलकर बोलते हैं। या तो आप शराबबंदी की बात को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, उन्होंने क्या कहा था शराबबंदी को, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो लगातार इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। आज उपेंद्र कुशवाहा को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने किनारा कर लिया बयान, जैसे ही जीतन राम मांझी का सवाल आया उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन में सभी साथी हम लोग हैं और सभी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। माननीय मांझी साहब अपनी बात को हमेशा रखते रहते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा स्पष्टता से उनके पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता और मांझी जी ही बयान दे पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी को लेकर के जितने सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी क्या सब कुछ सही मानती है, एनडीए के अंदर इंटैक्ट है सब चीज, कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि बयान को लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है। देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय जीतन राम मांझी जी के ने जो भी बातें कही, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उन्होंने स्पष्टता पूर्वक विपक्ष के ऊपर प्रहार किया। उसमें से कुछ एक चीजों को निकाल करके दिखाने का प्रयास हो रहा है और एजेंडा सेटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। एजेंडा सेटिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो गायब हैं और नेता प्रतिपक्ष को जब जनता ढूंढती है, जनता पूछती है कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ गए, नेता प्रतिपक्ष के विषय में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं लोग, और जब मूलभूत मुद्दों की बात होती है तो उस पर तो नेता प्रतिपक्ष बात करते ही नहीं है क्योंकि बिहार में है ही नहीं, वो तो कहीं बाहर है। तो इस कारण से विपक्ष अभी अपने आप को अनाथ फील कर रहा है और आए दिन इस प्रकार की बातें जो है वो निकल करके सामने आ जाती हैं और ये जानबूझकर आरोप प्रत्यारोप की नीति जो है उसको लगातार करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इतना बड़ा मंत्रालय आदरणीय जीतन राम मांझी जी को सौंपा और कहा कि मैं अपने सपनों का मंत्रालय दे रहा हूं, और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जब जाकर के ग्राउंड जीरो पे डिलीवर करने का काम किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जब पूर्व की सरकार में वो मंत्री थे और वर्तमान में जब वो राज्यसभा सांसद बनते हैं, उसके बाद वो जिस तरीके से डिलीवर करते हैं, जो काम करते हैं, इसके अलावा आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से जनता के बीच जाकर के डिलीवर करने का काम कर रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। आपने देखा होगा कि फूड प्रोसेसिंग जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय को एक समय में ये विपक्षी दल के जो लोग हैं वो कहते थे कि झुनझुना है, और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू उस मंत्रालय के माध्यम से साइन किया जाता है और ग्राउंड जीरो पे जाके मखाना उद्योग के दिनों में, सुमित जी इंटरप्ट कर रहे हैं, हाल के दिनों में जितने 3-4 बयान मांझी जी के ऐसे आए जो एनडीए के अंदर कोई सवाल उठा रहे हैं, आप मानते हैं कि वो उदाहरण था, उससे कोई? मैं बता रहा हूं ना, देखिए समझ का फेर है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समझ का डेवलप होना होता है। मैंने कहा कि जब परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग नेता होते हैं, वो लोकायुक्ति में कई बार कई बातों को कहते हैं और लोकायुक्ति में कहने के दौरान जब स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जब वो चीजों को बताते हैं तो वहां वो खुद को इंप्लीमेंट करके, खुद को प्रस्तुत करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और खुद को प्रस्तुत करके जीतन राम मांझी ने उदाहरण पेश किया है। एमपी एमएलए जहां तक घूस लेने की, कमीशन लेने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष मानती है, बीजेपी एलजेपीआर ऐसा ही मानती है। आरजेडी कैसे देखती है? एक बात बताइए सुमित जी, इसमें कोई विपक्ष आरोप थोड़ी ना लगाई है, ऐसा तो आरोप लगे। उन्होंने साफ साफ एकदम बता दिया है कि एमपी एमएलए जो है, एमपी एमएलए पे सत्तारूढ़ी दल का जितने भी एमपी एमएलए है वो सब 10% लेते हैं। अपने बेटे को भी बता रहे थे कम से कम 5% तो लो,
अपने बेटे को बता रहे थे। चूंकि देखिए सत्ता पक्ष का अभी थोड़ी देर पहले आपका लाइव स्टार्ट हुआ, उससे पहले आपके चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है। बीजेपी का जो दिलीप जायसवाल जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अभी जस्ट बयान दिया है कि जीतन राम मांझी जी जो है टीआरपी के लिए वे बयान दे देते हैं। आप लोग मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाते रहिए। उन्होंने अभी जस्ट ऐसा बयान दिया है। आपका चैनल पे अभी मैंने देखा, मैं गाड़ी में आ रहा था, मैं मोबाइल ही खोला तो मैंने अभी देखा, अभी जस्ट आपके चैनल पे अपलोड हुई है। चूंकि अब सोचना ये है कि 1 महीने गठबंधन की सरकार जनादेश जो मिला, जैसे भी जनादेश मिली 202 सीट आई है, और उसमें 1 महीने भी गठबंधन सही से नहीं चल पाई। इन लोग का 1 महीना नहीं चल पाया है, और देखिए आनाकानी खींचातानी चालू हो चुका है। तो अब जीतन राम मांझी जी को ये निर्णय लेना चाहिए, मुझे तो लगता है निर्णय ले लेना चाहिए कि उनकी राजनीतिक कद को, चूंकि जीतन राम मांझी जी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं भाई, एक पार्टी का संरक्षक है, उसके बाद जाकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्र मिनिस्टर। निर्णय लेना चाहिए उनको बड़ा ये मानते हैं, ले लेना चाहिए। आपको भी लगता है कि जीतन राम मांझी को बड़ा निर्णय लेने का जरूरत है ऐसे बयानों पर, क्योंकि ये पहली दफे नहीं है, कई दफे हमने सुना इस तरह? नहीं, मांझी जी, मैंने इससे पूर्व भी आपको कहा है कि मांझी जी कहीं नहीं जाएंगे। वो एनडीए के प्रति, और उन्होंने कई बार मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनकी आस्था है, और विकसित भारत को 2047 तक जो लक्ष्य है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथी बता ही रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया गया है। तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सब ऑल इज वेल है, और हम लोग 5 दल इंटैक्ट। राज्यसभा की सीटें मिल रही हैं कि नहीं मांझी जी को इस बार? क्योंकि अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो दूसरे तरीके से अपना राजनीति शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि छोटी मोटी पार्टियों के साथ वो लेकर के आगे बढ़ेंगे अपना झंडा लेकर। उन्होंने समझाया भी बेटे को कि मंत्री पद भी छोड़, हम तो मंत्री पद भी कुर्बान कर दें। अब देखिए, राज्यसभा की सीट को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो सार्वजनिक स्थल पे ही चर्चा करनी चाहिए। आदरणीय मांझी जी का बयान आया, ठीक है, लेकिन एनडीए के भीतर घटक दल बैठकर इसका फैसला करे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और आपने देखा भी है कि कितनी सहजता के साथ हम लोग लगातार सीटों की शेयरिंग करते आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की बात कर ले, चाहे वो विधानसभा की बात कर ले, और लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो उपचुनाव हुए थे उसकी बात कर ले, तो एनडीए बहुत ही सहजता के साथ सीट शेयरिंग को लेकर आता है। आदरणीय मांझी जी ने इन बात को रखा है। मुझे लगता है कि ऐसी बातें करने से गठबंधन में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। इन बातों को निश्चित तौर पर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के पास रखना चाहिए, और वहां बैठ के इस सारे चीजों का होना चाहिए, नहीं रखा। आज ही दिलीप जायसवाल का भी एक बयान आया है, आपसे सवाल लेते हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने ये कहा कि जीतन राम मांझी अभिभावक के तौर पे लोग उन्हें जानते हैं, और राज्यसभा की सीटें वो मांग जरूर रहे हैं, लेकिन उसके क्या फॉर्मूला होता है ये भी जीतन राम मांझी को पता है। तो इसके बावजूद ये कहना, आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट बताया, और उन्होंने अपने बयान के माध्यम से स्पष्टता पूर्वक कहा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी अभिभावक की तरह हैं। वो कविताओं के माध्यम से और कहानी बता करके लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। कई बार उन्होंने इस तरीके से सबको मोटिवेट भी किया है, और विपक्ष पर कटाक्ष भी करने का काम किया है। कई बार लालू जी पर भी कटाक्ष किया है, कई बार तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया है। लेकिन कटाक्ष का जवाब ये लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि ये लोग पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, और मुझे लगता है राज्यसभा बनाए जाने का फॉर्मूला एक अलग चीज है, जो संगठन में सब लोग साथ बैठ करके मिल करके तय करते हैं। लेकिन जो पार्टी है ही नहीं, जो लोग हैं ही नहीं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं, जो लोग कहीं है ही नहीं, जमीन पे दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनका नेता ही नहीं है। तो नेता नहीं होने के कारण ना कुछ लोग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, तो उस प्रकार की बातें कर लेते हैं कभी कभी गाहे बगाहे नेता को दिखाने के लिए कि आएंगे तो कुछ तो देना है ना, तो कुछ कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी जीतन राम मांझी का बयान सुना। जीतन राम मांझी ने कहा एमपी एमएलए जो है वो कमीशन लेते हैं। आपकी पार्टी कैसे देखती है वीआईपी? जी, हमारी वीआईपी पार्टी, हमारी महागठबंधन जो हमारा परिवार है, वो इन चीजों को इस प्रकार से देख रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो वो, आप सोचिए, वो एक केंद्रीय मंत्री है, और इस तरह से जनता के बीच आके ऐसे मंच से लोगों को ये समझाना कि इस प्रकार आप पैसा ले रहे हैं, वोट की हेरा फेरी कर रहे हैं। 10% की, जहां तक मुझे पता चला है कि 10% का उन्होंने लोगों के सामने अपना पक्ष रखा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट
स्पष्ट है कि इस बार ईवीएम की जो बात हम बार बार एक मुद्दा बनाकर उठा रहे थे, वो मुद्दा नहीं था। ये अब चीजें दिख रही हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये चीजें अब नजर आने लगी हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने हेरा फेरी की है। और जीत के बाद भी आप बताइए ना, कितना महीना हुआ, 1.5 महीने भी ठीक से नहीं हुआ, और आप इन चीजों को आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी जीत पे भी खुश नहीं है। और ये चीजें दिख रही हैं। हमारा पीछा करना, महागठबंधन का पीछा करना कि तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है। सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ता में आप लोग बैठे हैं, और आप लोगों को लग रहा है आप अनाथों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अनाथों की तरह भी हमारे मित्र सुशांत जी ने कहा कि महागठबंधन कहीं ना कहीं, सुमित ससांग जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग महागठबंधन वाले अनाथ महसूस कर रहे। कहां से अनाथ महसूस कर रहे? अनाथ तो आप लोग महसूस कर रहे। इस वजह से केंद्रीय मंत्री को मंच से ये बात बोलनी पड़ी कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही खोट है, और हम इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इनको आप पूरा कीजिए। उन्होंने अपना एक वो रख दिया है, और वो उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच के माध्यम से ये चीज बता दिया है कि ईवीएम में हेराफेरी हुई थी, हमारे में खोट है। और हम बीजेपी का ये कहना है कि अगर कोई भी चीज इंप्लीमेंट हो तो खुद जीतन राम मांझी एक एग्जाम्पल के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं कि सच में कोई कमीशन लेता है, वो बस एक एग्जाम्पल खुद को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे। आपको लगता है आदरणीय जीतन राम मांझी जी बच्चे हैं? वो एग्जाम्पल करेंगे? यहाँ जीजा और जमाई वाला रिलेशनशिप चला रहे हैं वो एक मंच पे खड़े होके। वो एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, और पद पे होने के बाद अगर आप मंच पे इन चीजों को मजाक में लेते हैं या बचकानी हरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सोचना पड़ेगा। ये बचकानी हरकत नहीं है, इन्होंने स्पष्ट रूप से चीजों को सामने रखा है। अब ये बचाव के लिए ये चीजें अब क्या बोलेंगे? सत्ता में तो हम नहीं बैठे हैं, अपने बचाव के लिए ये चीजों को रखेंगे, और वो दिखा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये अपने बचाव के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नई नई चीजों को मोड़ने तोलमोल करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज आप बताइए, अनाथ तो आप महसूस कर रहे हैं, उनके पीठ पे छुरा भोंका गया, बीजेपी ने उनके पीठ पे छुरा भोंका है, ये चीज स्पष्ट है। जी आप भी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी ने छुरा भोंका है जीतन राम मांझी के पीठ पर? उनको तकलीफ तो है, छुड़ा तो पीठ पे घोपी जा रही है। अब बीजेपी का काम क्या होता है? ये ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास, एनडीए सरकार के पास एक मोदी जी और अमित शाह जी के पास एक ब्रह्मास्त्र होती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अब देखिएगा 2 दिन बाद आपको ये पता चलेगा कि ट्यूट उन्होंने कर दिया है कि ये सब हमारा कोई मंशा था ही नहीं। एकदम भारतीय जनता पार्टी का ये ब्रह्मास्त्र है, वो चलाएंगे, एकदम दबाव डालेंगे कि जांच बैठा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, डरा धमका करके जीतन राम मांझी जी को चुप कराने के प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जब बयान दे दिया है कि मीडिया को टीआरपी के लिए, उनका जो बयान रहती है वो टीआरपी के लिए, और मीडिया को टीआरपी मिलती रहती है, तो आप साफ साफ समझ जाइए कि मीडिया को केवल मुख्य मुद्दा जो है उससे भटका करके और इधर उधर अपने गठबंधन के इर्द गिर्द घुमाने के प्रयास। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें ये समझ में नहीं आता कि बार बार ये लोग तेजस्वी जी को ढूंढते रहते हैं। मैंने टास्क इन लोगों को दे दिया है। आपके विदेश ट्रिप पर हैं इसलिए ढूंढा जा रहा है, बिहार की जनता के बीच नहीं है तेजस्वी। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं हूं ना। अब एक बात बताइए, क्या तेजस्वी जी नहीं है तो क्या राष्ट्रीय जनता दल नहीं है? तेजस्वी जी बिहार में जन्म लिए है ना, बिहार का है, गुजरात का है क्या? जो गुजरात चले जाएंगे उनको आने के लिए सोचना परेगा, उनको आने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आएंगे और मजबूती से। बिहार की जनता के दिल में ये सरकार अल्टीमेटम समझे, ये जो भ्रमित करके, मीडिया को भ्रमित करके, अब विपक्ष को भ्रमित करना लीजिए तेजस्वी। एक मिनट ये दिखा दीजिए। मुख्य मुद्दा जो है चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या था? रोजगार सृजन करना बेरोजगारों के लिए, पलायन रोकवाना, कानून प्रशासन व्यवस्था मजबूत करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कृषि क्षेत्र में निवेश करना, उद्योग लगाना, ये सब मुद्दा थी ना। मुद्दा ये थोड़ी है कि कौन कहाँ है। अरे ढूंढ रहे हैं तो बीजेपी के अस्मित जी, बीजेपी के साथी को मैंने पहले भी एक मंत्र दे दिया है कि आप बैठ के मंत्र जाप ही कर लो। फिर ओम श्री तेजस्वी प्रसाद यादवाय नमः, ओम श्री लालू प्रसाद यादवाय नमः करते रहो बैठ करके। जब कर नहीं सकते हो, कम से कम यार कॉपी, हम समझ सकते हैं, मजबूरी समझ सकते हैं। चलिए आते हैं आपके पास। एक और नया चीज निकला है कि एनडीए ने, खासतौर पे बीजेपी और जो मुख्य अलायंस है एनडीए का, जीतन राम मांझी के पीठ में छुरा भोंका गया खंभ। देखिए, कौन बता रहा है ये बात? ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं, जिसके नेता का ना नीति है, ना नियत है, ना नैतिकता है, ना वो गायब हो चुके हैं। तो जो आदमी स्वयं
मतलब आइडियोलॉजी विहीन है, जो बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव में दिखाई देता है, उसमें भी उस मेढक का कमर लचक जाता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों पर बहुत ज्यादा इसमें बहुत सीट लेकर आई थी। एक बार मतलब बिल्ली के भाग्य से एक बार छींका टूट गया, लोगों ने थोड़ा बहुत विश्वास जताया था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। 2-4 वोट अगर है तो किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास है ना। जो लोग बयान देते हैं, इनके जो बयानवीर हैं, उनके पास तो 2-4 वोट भी नहीं है। तो एजेंडा कौन सेट करेगा? बयानवीर सेट करेंगे कि तेजस्वी यादव सेट करेंगे? मैंने इसीलिए कहा कि जब नेता ही नहीं है तो नीति भी नहीं है, नीति नहीं है तो नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है तो ये लोग अनाथ महसूस करते हैं। उनका विपक्ष का आप लोगों पे ये आरोप है कि अगर तेजस्वी कोई ढूंढना है तो उनका मंत्र का जाप ही आप लोग कर लीजिए बैठ के यहाँ पे। मुझे तो विपक्ष पे हंसी आती है। देखिए, इनके तो नेता का पता ही नहीं है। आपने देखा कि महामहिम के अभिभाषण के बाद ये जो गायब हुए हैं, ये अभी तक पता नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का किडनी का ऑपरेशन होता है, ट्रांसप्लांट होता है, तो वहाँ बेटी रहती है बेचारी रोहिणी आचार्य जी, जिनके साथ क्या किया इन्होंने देखे आप। आँख का ऑपरेशन होता है तो मीशा जी रहती हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। जब असली कर्म करने का, देखिए माता पिता का सेवा ही तो असली कर्म है। जब उसकी बारी आती है तो ये घूमने लगते हैं, कभी यूरोप तो कभी दुबई, तो कभी हवाई जहाज पे केक काटते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में मछली खाते। और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो तेजस्वी यादव आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो विपक्ष को सीखनी चाहिए। जनता ने जो जनादेश दिया है, इनसे उनको सबक लेना चाहिए। और जरूर इस बात की सबक लेना चाहिए कि बिहार की जनता ने जो उन्हें विपक्ष में रहने का लायक समझा था, उसके दायित्व को भी ये लोग ठीक से नहीं निभा पाए। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि इसको कितने अल्पमत में ले आए। तो विपक्ष के लोग सीखते नहीं है, बस एनडीए पे निगाहें जमा के रखना है और थोड़ी सी कोई भी बात हुई उसको उछालना है और नया नैरेटिव सेट करना। हाँ बिल्कुल, अभी एक चीज आ रहा था कि इन लोगों को बड़ी चिंता हो रही है आदरणीय जीतन राम मांझी जी की। लालू जी कुछ दिन पहले आदरणीय जीतन राम मांझी जी की जाति पर प्रश्न खड़े कर रहे थे, जाति पर अपशब्द कह रहे थे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो मुझे लगता है सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी जी को माफी मांगनी चाहिए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया और गरीबों के अंत्योदय के लिए लगातार एनडीए गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है, वैसे नेता को जब ये उनकी जाति पर प्रश्न खड़े कर रहे थे, उनको एक तरीके से गाली देने का काम कर रहे थे, तो वैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। और ये जो मंत्र बता रहे थे, इनको हालांकि थोड़ा मतलब मैंने बार बार कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत होती है। इन लोगों का मंत्र वो नहीं है। इन लोगों का मंत्र है, तेजस्वी जी उधर से बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं जॉनी जॉनी, तो यस पापा यस पापा यस पापा, उसी में लगे रहते हैं। तो जॉनी जॉनी यस पापा इनका मंत्र है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आप लोग क्या लग रहा है कि ये भी सवाल कई बार हमने सुना कि तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी भी विदेश ट्रिप पर चले गए हैं, आपके नेता हैं पटना में? जी, जिन सूत्रों से आपको ये माध्यम से ये चीजें पता चली है, उनसे आप जाकर के उनके सोशल नेटवर्किंग, उन्हीं सूत्रों से पूछिए कि जाके उनका सोशल नेटवर्किंग खंगाले। और जनता के बीच में वो लगातार बने हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता के लिए हमेशा तत्पर है और जनता के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। उनके दुख में सुख में लगातार हम लोग सब मिलके पूरी वीआईपी पार्टी, पूरा महागठबंधन लगातार लगा हुआ है। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, बार बार इन लोगों का ये मुद्दा भटकाने का काम है। अब इन लोगों को क्या है, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट, आप सोचिए, मैं जनता से पूछती हूं, अब ये चीजें बाहर आ चुकी हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, वोट की हेराफेरी हुई है, पैसे का लेन देन होता है, 10% का जो बात हुआ है कि इस तरह का पैसा लिया जाता है विधायकों के लिए, 10% की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट है, इस पे जांच करना चाहिए निर्वाचन आयोग को, जल्द से जल्द इस चीज पे कमेटी बना के इस पे जांच बैठानी चाहिए। ये सिर्फ हथकंडा अपना रहे हैं कि किसी प्रकार से इस चीज को रोका जाए। तो क्या यार, बात को डेविएट करके, मैनिपुलेट करके चीजों को ये लोग रख रहे हैं ताकि ये जो मेन मुद्दा है उस चीज से डेविएट होकर के चीजों को उलटफेर कर सके। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो नेताजी हैं मुकेश सहनी जी, वो लगातार क्षेत्र में बने हुए लोगों के बीच में हैं। कल भी वो बने हुए थे, परसों भी बने हुए थे और लगातार बने हुए हैं। और उन्होंने और खास तौर पर हम देखें तो जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है, एक तरफ एनडीए तो बचाव कर रही है, बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए कि एनडीए पर और खास तौर पर बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाने का। अब आने वाले समय में जीतन राम मांझी के इस बयान को किस तरीके से राजनीति में परोसा जाता है और बीजेपी और पूरे एनडीए खेमा का इस पर क्या स्टैंड होता है, इस पर नजर बना के रखिएगा। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।